नमस्कार। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। ये पर्व राष्ट्रीय पर्व है। इसकी एक महत्ता है। इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पराधीनता के बाद देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था। पराधीनता और स्वाधीनता दो अलग पहलू है। पराधीन सुख सपने नहीं। जब हम पराधीन थे तो विदेशियों के कानून और नियमों जो क्रूर थे उनका अनुकरण करना पड़ता था। लोकतंत्र नहीं था, थोपा हुआ शासन था। इसलिए हर आदमी अपने को बंधा हुआ महसूस करता था। स्वतंत्रता हम सबके लिए इतनी आवश्यक है जितना शरीर के लिए जलवायु और भोजन। अगर आदमी को सभी सहूलियतें भी मिले लेकिन स्वतंत्र नहीं है तो दुखी मिलता है। इसलिए स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली। भारत पर विदेशी आक्रमणकारी बहुत आए क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बड़ा संपन्न देश है। गंगा और सिंधु का जो ये मैदान है, ये सबसे बड़ा उर्वरक और विशाल मैदान है विश्व का। और प्राकृतिक रूप से भारत एक संपन्न राष्ट्र है। यहाँ 6 ऋतुएं होती है। हर किस्म का फल भारतवर्ष में होता है। हर किस्म के खनिज पदार्थ, सोना क्या, चांदी क्या, लोहा क्या, अन्य चीजें क्या, अभ्रक क्या, यूरेनियम क्या, सब भारत में मौजूद है। तेल क्या। इसलिए इसकी संपन्नता के 2 कारण हैं। पहला तो हिमालय उत्तर से पूरब की तरफ जाता है, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करता है। दक्षिण पश्चिम में सागर है, हिंद महासागर और अरब सागर, जो यहाँ के वातावरण को शुभ और सुरक्षित बनाते हैं। और यहाँ विशाल नदियाँ हिमालय से निकलती है जो सिंचित करती हैं भूमि को। इसलिए भूमि प्राकृतिक रूप से ये देश बड़ा संपन्न देश है। यहाँ आदमी खुशहाल थे। भारत की संस्कृति प्राचीनतम है क्योंकि अगर आप विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो भारत भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। इसलिए यहाँ का जलवायु बड़ा खुशगवार है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जब जाते हैं तो बड़ी गर्मी है। तो यहाँ का मौसम प्राकृतिक रूप से बड़ा सुंदर है। यहाँ की आचार संहिताएं भी बड़ी सुंदर हैं। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी इस देश की ओर झुके। यहाँ की सुविधा संपन्नता देखकर वो लोभित हुए। आइए मैं कहना चाहता हूँ, भारत एक शांतिप्रिय देश भी है। आज तक वो किसी भी राष्ट्र पर हमला करने नहीं गया। ये बात मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास में छोटे छोटे से अपना देश थे, जैसे तिब्बत था और कई और देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है। लेकिन भारत ने कभी भी किसी देश का शोषण, विस्तारवादी नहीं है, हम शांतिवादी हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण करके हिंसा नहीं फैलाई है। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल पूछा था कि आप एक सन्यासी है, भारतीय फौज में थे, क्या आप युद्ध लड़ना था, किसी को मारना था? मैं बोला निस्संदेह, क्योंकि उसी के लिए मैं वहाँ भर्ती हुआ था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं राष्ट्र के साथ में धोखा कर रहा था। फिर बोला ये पाप नहीं था। मैंने कबीर साहब का एक दोहा बोला, जो मैं मारा तह में मारा, तह मारे मैं दोष न हुई। भारत की सेना कभी भी किसी देश पर हमला करने नहीं गई है। सिक्किम को देखो, सिक्किम तो चाइना के भय से, क्योंकि चाइना हड़प कर लेना था, भारत में विलीन हुआ। इस तरह से किसी भी देश पर भारत ने कभी हमला किया नहीं। हम सब आक्रांता नहीं है। हमारा लक्ष्य हम डिपेंडेड है, हम ऑफेंडर नहीं है। इसलिए मैंने कहा, और ये देश की सुरक्षा तो हर नागरिक का परम कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, मैं ऐसी सेना में हूँ जो आक्रांता नहीं है, शांति प्रिय है। आज भी भारतीय सेना की क्रेज इतनी हाई है, दुनिया के किसी भी कोने में जब अशांति होती है और सुरक्षा परिषद को अगर वहाँ सेना भेजनी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी भारत की होती है। बड़ी शिष्ट है।
तो इस देश की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत की अखंडता, उसकी सुरक्षा का बहुत बड़ा श्रेय भारतीय सेना को जाता है। इसलिए मैं तो भारतीय सेना को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सुसज्जित और उसके साथ में डिसिप्लिन है। तो बंधु, हमारा देश सच में विश्व का सबसे महानतम और सुंदर देश है। दूसरी बात, यहाँ की संस्कृति भी बहुत उत्तम है। यहाँ अगर विश्व पटल पर देखें, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, विश्व के और देशों की तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर और प्रोफेसर वहाँ ज़्यादा है। विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय भारत में बना था आज से 2500 साल पहले। आप विचार कर सकते हैं, हम काफ़ी संपन्न थे। हमारे वैज्ञानिक भी बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। आर्यभट्ट, वराहभट्ट आदि जो विक्रमादित्य के समय में हुए हैं, वो बांस की नलिकाओं के द्वारा ग्रहों नक्षत्रों का पूरा इल्म लेते थे। आप विचार करके देखें कि आज तो सभी संसाधन और अंतरिक्ष में सैटेलाइटें और बाकी उपग्रह घूम रहे हैं, लेकिन तब साधन नहीं थे। जो रफ्तार उन्होंने ग्रहों की बोली, आज तक उसको नकार नहीं सका है, विज्ञान भी नहीं नकार पाया है। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे, उनकी देन भी हमें बहुत ज़बरदस्त थी। त्यागी लोग थे, धर्मिष्ठ थे उन्होंने, इसलिए यहाँ सत्य और अहिंसा का वर्चस्व है और यही इस चीज़ को महान बनाती है। मेरे विचार से हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है अपनी राष्ट्र की संस्कृति को जीवित रखे, उसका अनुकरण करे। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संतों ने बहुत सुंदर विरासत हमें दी हुई है। तो इस अवसर पर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा हमें, और देश की उन्नति सोचना है। मैंने एक बात पहले भी बोली है, राजनीति अपनी अलग एक पहलू है। राजनेता आते हैं, कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, वो उनका मसला है, वो भी सेवा कर रहे हैं। देश स्वतंत्र हुआ, इस 74 साल में सभी की भूमिका रही है, उसे नकारना ईमानदारी नहीं होगी। और क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा जब एक घर में आदमी को लालटेन जलाने की कुवत नहीं होती थी, एक डिबरी जला करके टाइम पास करते। हम काफ़ी विकसित हुए हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमें और काफ़ी आगे बढ़ना है, विकास की तरफ बढ़ना है। पर हमारे विकास में जो चीज़ें बाधा डाल रही है, हमें उन सब पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या की वृद्धि। अगर वर्तमान में राम जी भी आ जाए ना भारत पर शासन करने के लिए, वो भी व्यतीत हो जाएंगे, क्योंकि विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। इतनी बड़ी, और क्षेत्रफल में हमसे कई देश बहुत बड़े बड़े हैं, पर उनकी जनसंख्या कम है। इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश की तरक्की में एक बाधा है। आप देखें, जो उन्नतशील देश है, उनके नागरिकों का विशिष्ट सम्मान भी होता है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर हमेशा खुराफात है, धार्मिक विवाद है और झगड़े लड़ाई होते हैं, हिंसा है। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आदमी जाना पसंद नहीं करता है। आप देखें, ब्रिटिश जो है, उनको ऐसा पासपोर्ट है, दुनिया के किसी भी देश में पहुँच जाते हैं। हमें राष्ट्र को और उन्नतशील बनाना है। इसमें सब नागरिकों की सहभागिता की ज़रूरत है। अकेली गवर्नमेंट ये कभी भी काम नहीं कर सकती है। इसलिए प्रजा और राजा दोनों के समावेश से ही आगे काम बढ़ता है। तो हमारे पास, यानी आप देखें, दुनिया के कुछ देश हैं जहाँ पर कुछ ऐसे देश के लोग जाते हैं जिनकी कोई वहाँ क्रेज नहीं है, इज्जत नहीं है। पर मैंने पूरा विश्व घूमता हूँ मैं। आप अमेरिका में जाकर देखें, भारतीयों का बहुत सम्मान है। इसको बनाए रखना है हमने। अगर सभी संसाधन भी मौजूद हो और किसी घर का नाम ठीक नहीं है, बदनाम है, तो वहाँ शांति नहीं होती है। इसलिए प्रथम ये ज़रूरी है हर नागरिक के लिए कि देश के उत्थान के लिए अपना पूरा योगदान दे। कोई भी देश संपन्न तब होता है जब वहाँ का हर नागरिक सुरक्षित हो। पहला, सुरक्षित हो। दूसरा, यानी वहाँ पर हिंसा न हो। दूसरा, उसके पास में शिक्षा का संसाधन बहुत उत्तम हो, और अपना स्वास्थ्य के लिए भी संपन्न हो, और वहाँ स्वच्छता हो। ये सब चीज़ें किसी भी राष्ट्र को उत्तम बनाती है। मैं एक बार ब्रिटेन गया, मेरे साथ एक आदमी था, तो उसने कहा कि गुरुजी, ये स्वर्ग ये नहीं है। मैं बोला, तुम इसको स्वर्ग किस दृष्टि से कह रहे हो? बोला, यहाँ मक्खी मच्छर नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सफाई है, आबो हवा बहुत अच्छी है, तो इसलिए लग नहीं रहा है कि यहाँ शांति, और दिमाग को भी एक अच्छी फीलिंग मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। स्वच्छता, कबीर साहब ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा है, अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। इसलिए हर नागरिक को सफाई की तरफ बहुत ध्यान देना होगा।
अगर आपके देश में जगह जगह कूड़ा करकट है तो विजिटर यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सफाई को एक विशेष स्थान दे और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। 130-135 करोड़ लोग, हम बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान है जब भारत स्वतंत्र हुआ था 10 साल तक ये स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया था। स्कूलों में रैली निकालते थे हम और गाते थे, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर वारेंगे। 32 करोड़ हैं जिसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। इस 75 साल के ड्यूरेशन में हम 5 गुना बढ़ गए। हमारी जमीन तो बड़ी नहीं, हमारे संसाधन तो उतने ही हैं। अगर घर में 1 किलो आटा है, 10 मेंबर है, तो 1 किलो आटे से फिर बांट कर 1-1, 2-2 रोटी आएगी। लेकिन अगर वहाँ 1 किलो आटा है और कम लोग हैं तो सब संपन्न हो जाएंगे। इसलिए हर नागरिक को सोचना है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, एक नागरिक के नाते हम सबका काम है। जनसंख्या वृद्धि पर बहुत ध्यान देना होगा। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा तब तक राष्ट्र का समग्र विकास नहीं हो पाएगा, सब तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाएगी। ये सभी नागरिकों ने राष्ट्र उत्थान के लिए अपनी भूमिका, अपना योगदान देना होगा। बिल्कुल इस समय निरक्षरता हमारे देश में कम है, लेकिन शिक्षा में और अधिक हमें उत्थान करने की ज़रूरत है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सिर्फ भारतवर्ष में 17 कॉलेज थे इंजीनियरिंग, आज 17,000 है। पर हम उन्नति काफ़ी की है, लेकिन वो पूरी उन्नति ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही है। इसका कॉज सिर्फ एक ही है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई। दूसरी बात, अपराध नहीं होना चाहिए। आप देखें कुछ दक्षिण अफ्रीकी देश हैं जहाँ वहाँ आदमी जाने में भी डरता है। इंसान के जीवन की कीमत वहाँ कुछ भी नहीं है। अपराध जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे वैसे ही अशांति होगी। इसलिए अपराध को नियंत्रित करने में भी नागरिकों की भूमिका की आवश्यकता है, वो बड़ी ज़रूरत है उसकी। शिक्षा नीति में हमें सही में थोड़ा बदलाव करना होगा। पहले राष्ट्र के हर एक नागरिक को राष्ट्रीय धर्म का संदेश देना होगा। ये मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अशिक्षित होगा तो राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्र की नीतियों को वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। आध्यात्मिकता इस देश की जान है। केवल ये देश है विश्व बंधुता का संदेश देता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारे पूर्व ऋषियों द्वारा ये श्लोक और शब्द और दोहे बोले गए हैं, इसलिए इसकी तरफ भी हमें ध्यान होगा। आपसी सामंजस्य की नितांत आवश्यकता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। राष्ट्र के प्रति हम सब के अंदर धारणा हो। ऐसे अवसर पर हम उन महान कवियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी कविताओं, रचनाओं और अपने पदों से वीर रस हमारे सेना में झोंका था, राष्ट्र के लोगों में झोंका था। साथ में उन लेखकों को भी, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय सबके अंदर एक अध्यात्म ऊर्जा भरी थी। इस तरह से हमारे राष्ट्र को अभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना है। पूरी ईमानदारी और सच्चाई ये है कि अभी तक हम उच्चता के शिखर से काफ़ी नीचे हैं और ये प्रयास हम सब करें और राष्ट्र को बहुत उच्च शिखर पर ले जाएं। जब राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा तो हर नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्र की तरक्की होगी, हर नागरिक की तरक्की हो जाएगी। तो इस तरह व्यक्तिगत जीवन न जी करके हम आध्यात्मिक जीवन भी जिए। ये तब संभव है जब हम अध्यात्म में भी जाएं, हम सिर्फ भौतिक जीवन नहीं जिए। इस देश की संस्कृति यही है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हमारे पूर्वजों ने बहुत जगहों पर आध्यात्मिक सम्मेलन, शिक्षाएं, जितनी संतत्व की धाराएं, जितना जीवन शैली के विषय में हमारे पूर्वजों ने लिखा है, किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलता है। इस विरासत को हमें जीवित रखना है और ये भूमि लाजवाब है। प्राकृतिक संपदाएं, इसमें संसाधन इतने भरे पड़े हैं कि पूछिए मत। सभी संसाधन इसमें मौजूद हैं। लेटेस्ट कुछ वैज्ञानिकों ने एक बात कही, भारत हिमालय में इतनी संपदाएं हैं, अगर भारत पूरा तेल निकाले तो अर्बन देश में तेल एक बूंद नहीं पहुंच सकती है। हम उस प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से दोहन करें और बच्चों को विज्ञान की तरफ और ज्ञान की तरफ आगे ले जाएं। जब आदमी में धार्मिकता आ जाएगी तो उसमें निस्संदेह आचरण भी उत्तम हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र के उत्थान के लिए शिक्षा का उत्थान, धर्म का उत्थान और आय अर्थव्यवस्था का उत्थान, कृषि का उत्थान, स्वस्थ सेवाओं का उत्थान, जब ये पूरा आगे बढ़ेगा तब, और आवागमन के संसाधन, तब राष्ट्र महान हो जाता है। ये सिर्फ अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, कोई भी आ जाए नहीं कर पाएगा।
और पूरी सहभागिता नागरिकों की ज़रूरत है। इसलिए हर नागरिक का राष्ट्र के प्रति एक धर्म, एक कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय संपदा को हम क्षति नहीं पहुंचाएं। कि कौन सी पार्टी को आप क्षति पहुंचा रहे हैं, किस दल को आप क्षति पहुंचा रहे हैं। भारत की ऐसी राजनीतिक स्थिति है कि यहाँ राजनीतिक ऐसा एक रास्ता नहीं है, समरसता नहीं है, कभी कोई दल आता है, कभी कोई दल आता है। तो इस तरह से सबने पहले राष्ट्र हित को सोच करके आगे बढ़ना है। रहा राजनीति का सवाल, ये तो चलता रहता है। तो बंधुओं, आज के इस अवसर पर हम सबको राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक और सहिष्णु होना होगा, ताकि हमारा देश संपन्न हो, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, सभी संसाधन व्यक्तियों तक पहुंच पाएं, तब राष्ट्र महान बन जाएगा। धन्यवाद। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार। जय हिंद।